हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। ड्यूज सोल का इंपॉर्टेंट नोट्स बीए प्रोग्राम बीए ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर सेकंड ईयर हिंदी भाषा और समाज। सब्जेक्ट है हिंदी भाषा और समाज। क्वेश्चन लिया गया है यहाँ पे द्विभाषिक द्विभाषिकता और बहुभाषिकता के अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो इसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके बच्चों, तो आप लोग का काम क्या है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि कोई भी आपके दोस्त छूट ना पाए। ओके, और कोई भी दोस्त को फिर एग्ज़ाम देने में दिक्कत ना हो सके, तो इसीलिए आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लें आगे के लिए, हेल्प के लिए। ओके, आप लोग जानते ही हैं असाइनमेंट मैंने करवाया था फर्स्ट ईयर का, सारे बच्चे का, फर्स्ट ईयर के ही बच्चे के लिए भी है। जितना असाइनमेंट है फर्स्ट ईयर का, उसको आप लोग पढ़ लीजिए, इसी में से क्वेश्चन आने वाला है इस बार। ओके बच्चों, तो चलिए, आप लोगों को बहुत हेल्प होगा इस चैनल से, तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर ले आगे के लिए। सारे यहाँ पे सारे चीज़ अवेलेबल है, कंपटीशन लेवल का भी है, और 9 10 11 12 सारे को है। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लें चैनल को। चलिए, इसका आंसर देखते हैं अब हम लोग। तो देखिए, आ गए हैं इसके आंसर के लिए। द्विभाषिकता और बहुभाषिकता के अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए क्या होता है। भाषा का आविष्कार मनुष्य की महानतम उपलब्धियों में से एक है। ठीक है ना, भाषा का आविष्कार क्या है कि मनुष्य के महानतम उपलब्धियों में से एक है। मनुष्य ने इसके महत्व को हजारों लाखों वर्ष पूर्व पहचान लिया था, इसलिए इसके विकास के लिए प्रयत्नशील रहा। भाषा भावों एवं विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, एवं वर्ग लिंग बोध जातीयता एवं अस्मिता को स्वयं से जोड़कर अपनी विशिष्टता सिद्ध करती है। मानक हिंदी कोश के अनुसार किसी विशिष्ट जन समूह द्वारा अपने भाव, विचार आदि प्रकट करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला शब्द भाषा कहलाते हैं। ओके, तो भाषा का परिभाषा हो गया ये। जब हम भाषा की बात करते हैं तो सामान्य तौर पर एक भाषा और उससे जुड़े हुए पहलुओं का प्रश्न मस्तिष्क में उपजता है, परंतु बहुभाषिकता नाम से ही स्पष्ट है कि एक नहीं, वरना इससे अधिक भाषाओं को जानना व प्रयोग करना। दूसरे शब्दों में कहें तो भिन्न भाषा भाषियों के साथ परस्पर भावानुभूतियों के आदान प्रदान है, तो भिन्न भिन्न भाषा तथा उपभाषाओं का व्यवहार बहुभाषिकता कहलाता है। तो एक आदमी बहुत सारे भाषा सीखते हैं, बहुत लोग बोलते भी है, बहुत सारा भाषा को जानते हैं। ठीक है ना, लेकिन बहुत सारे लोग कि बहुत एक दो तीन चार भाषा जानते हैं। ठीक है ना, मिनिमम दो तीन भाषा तो जानते ही हैं हर लोग। ओके बच्चों, तो उसे हम लोग अगर दो से ज़्यादा हो तो बहुभाषिकता हो जाएगा, अगर दो भाषा जानते हैं तो द्विभाषिकता हो गया। चलिए, दो भाषाओं के ज्ञान की स्थिति द्विभाषिक है। वैसे तो बहुत ही सी भाषाओं को जानने वाले को बहुभाषिक कहते हैं, परंतु एक से अधिक भाषा केवल दो जानने वालों को द्विभाषिक के साथ साथ बहुभाषिक भी कहते हैं। ठीक है, एक दो से अगर अधिक या दो भी अगर कोई भाषा जानता है तो उसको भी हम बहुभाषिक कह सकते हैं। ओके, देखिए, बहुभाषिकता की स्थिति तब पैदा होती है जब व्यक्ति किसी ऐसे समाज में रहता है जो उसकी मातृभाषा से अलग भाषा बोलता है, और उस भाषा में रहते हुए वह उस अन्य भाषा में इतना पारंगत हो जाता है कि उस भाषा का प्रयोग मातृभाषा की तरह कर सकता है। ओके, तो बहुत लोग हैं। ठीक है ना, अब यहाँ बहुत सारे लोग हैं। अगर यहाँ के लोग पंजाब चल जाए तो पंजाब का भी भाषा सीख जाएगा लोग। ठीक है ना, हरियाणा चल जाए हरियाणा की भाषा। तो जहाँ पे जाया जाता है तो अपना भाषा तो रहता ही है, फिर दूसरे का भी भाषा सीख लिया जाता है। कुछ विद्वानों ने इसे इस रूप में प्रस्तुत किया है कि द्विभाषिकता या बहुभाषिकता व्यक्ति के बचपन से ही दो या बहुत भाषाएं एक साथ सीखकर उसका समान रूप और सहज प्रभाव से प्रयोग करने की स्थिति को कहते हैं। बहुभाषिकता को किसी लक्षण के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। वास्तव में वह व्यक्तिगत गुण है जिसमें वाचक दो या दो से अधिक भाषाओं में न्यूनतम से लेकर अधिकतम पूर्णता की ओर दक्षता तक के सोपानों पर खड़ा नजर आता है। ठीक है, द्विभाषिकता की परिभाषा को हमें बहुमत अनुपात के रूप में नहीं बल्कि लघुत्तम अनुपात के रूप में ग्रहण करना चाहिए।
व्यवहारिक स्तर पर यह कथन ही सही है। व्यवहारिक स्तर पर द्विभाषिकता पर विचार करते हुए वाइनाराइक कहते हैं, दो भाषाओं का विकल्प से एक के बाद एक प्रयोग की स्थिति ही द्विभाषिकता है। बहुभाषिकता की स्थिति भारत में नई नहीं है। अपने सांस्कृतिक, व्यापारिक एवं सामाजिक कारणों के फलस्वरूप यहाँ बहुभाषिकता बहुत पहले से मौजूद है। स्वयं भारत की संस्कृति इतनी समृद्ध है कि लोग यहाँ कहते हैं, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बदले बानी। ठीक है ना। मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि 3-4 किलोमीटर पे भाषा चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब यही है। तकनीकी के प्रभाव के कारण शिक्षा की व्यापकता, महानगरों के उदय एवं संचार माध्यमों का विकास हो रहा है, जिस कारण अधिकाधिक व्यक्ति द्विभाषी या बहुभाषी होने की स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं। बहुभाषा भाषी राष्ट्र होने के कारण यहाँ यह स्थिति पहले से ही थी, परंतु इन सब ने इसके इस स्थिति को और समृद्ध किया है। बहुभाषिकता की स्थिति प्रायः व्यक्ति, राष्ट्र एवं समाज के संदर्भ में की जाती है। ठीक है ना। इंडिया में तो बहुत सारा भाषा है, हर देश में बहुत सारा भाषा रहता है, अपना क्षेत्रीय भाषा, हर राज्य का अपना क्षेत्रीय भाषा। तो बहुत लोग सीख जाते हैं, कोई कोई आदमी 15-15 भाषा सीख के बैठा हुआ है। ठीक है ना, बहुत सारे भाषा बोलता है लोग, तो सीख जाता है लोग। बहुभाषिकता को हम भाषा संपर्क की स्थिति कह सकते हैं, अर्थात बहुत सी भाषाओं का एक साथ प्रयोग जो प्रयोक्ता को एक दूसरे के साथ संपर्क करने को बाध्य करता है। द्विभाषिकता या बहुभाषिकता की स्थिति सापेक्ष एवं प्रयोक्ता सापेक्ष में बांटा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्थिति सापेक्ष द्विभाषिकता राष्ट्र के स्तर पर देखने को मिलती है। इसमें प्रयोक्ता का द्विभाषिक होना अनिवार्य नहीं होता। बहुभाषी लोग अपनी भाषा और संस्कृति को लेकर एक स्थान पर बसे होते हैं तथा अपनी अपनी भाषा का प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक है ना। बहुभाषिकता की दूसरी स्थिति में यानी प्रयोक्ता सापेक्ष में प्रयोग करने वाला व्यक्ति ही इसका आधार होता है। वास्तव में जिस समाज में स्थिति सापेक्ष बहुभाषिकता होगी, व्यक्ति सापेक्ष भी होगा। चलिए, समाज के भीतर जनसंपर्क के साधन भी बहुभाषिकता बढ़ाने की मदद करते हैं। प्रयोक्ता सापेक्ष बहुभाषिकता में व्यक्ति दो भाषाओं में पूर्ण अथवा आंशिक दक्षता रखता है। प्रयोक्ता सापेक्ष बहुभाषिकता के 3 प्रमुख आयाम शिक्षा, सामाजिकता एवं अभिप्रेरणा है। ओके। द्विभाषिकता की शिक्षा संबंधी स्थिति से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति ने औपचारिक तौर पर शिक्षा ली है या नहीं। इसका अध्ययन शिक्षा सापेक्ष बहुभाषिकता एवं शिक्षा निरपेक्ष बहुभाषिकता के रूप में किया जा सकता है। शिक्षा सापेक्ष बहुभाषिकता संभ्रांत बहुभाषिकता कही जा सकती है। यह औपचारिक स्तर पर अन्य भाषा के शिक्षण से उद्भूत होती है। इस प्रकार की बहुभाषिकता में अन्य भाषा का मानक रूप साध्य होता है। संपर्क भाषा के रूप में अन्य भाषा को यहाँ भी स्वीकार किया जा सकता है, पर इसका झुकाव अमिश्रित भाषा को जन्म देने की ओर नहीं होता। इसमें अपनाई गई भाषा के शिष्ट रूप दिखता है। उदाहरणार्थ, हिंदी या तमिल को मातृभाषा के रूप में बोलने वाले अंग्रेजी की औपचारिक शिक्षा लेकर उसे संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। सामान्य द्विभाषिकता संभ्रांत द्विभाषिकता की तुलना में हेय मानी जाती है। सामाजिकता के दृष्टि से द्विभाषिकता को व्यक्तिपरक द्विभाषिकता एवं समुदाय परक द्विभाषिकता में बांटा जा सकता है। व्यक्तिपरक द्विभाषिकता में व्यक्तिपरकता की महत्वपूर्ण है। व्यक्ति अपनी रुचि या व्यक्तित्व आवश्यकताओं के कारण भाषा सीखता है। जैसे किसी व्यक्ति को रूसी साहित्य पसंद आने लगा तो वह मूल रूसी भाषा सीखने का प्रयत्न करता है। पर्यटक गाइड जीविकोपार्जन हेतु अन्य भाषा सीखता है। ठीक है ना। जो पर्यटन जो आते हैं, जो गाइड बन के दिखाता है, उससे बात करता है, तो बहुत सारे भाषा सीखे हुए रहता है लोग। ठीक है ना। व्यक्तिपरक अन्य भाषा सीखने के पीछे कोई संप्रेरणागत सामाजिक दबाव नहीं होता। इससे भिन्न समुदायपरक द्विभाषिकता में संप्रेरणागत सामाजिक दबाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वस्तुतः ऐसी स्थिति में अपनाई जाने वाली अन्य भाषा प्रयोक्ता के भाषाई समाज के भाषाई कोष का अंग होती है। उदाहरणार्थ, भारत में हिंदी, मैथिली या पंजाबी प्रयोक्ता उच्च शिक्षा अथवा तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी सीखकर द्विभाषिक या बहुभाषिक
बनता है। देखा जाए तो स्कूल और कॉलेज में दो ही भाषा चलता है, ना तो हिंदी नहीं तो इंग्लिश। क्षेत्रीय भाषा तो होता नहीं है, कहीं भी देख लिया जाए। अभिप्रेरणा की दृष्टि से बहुभाषिकता उपकरणवादी एवं समग्रतावादी रूप में परिभाषित है। उपकरणवादी बहुभाषिकता अन्य भाषा के सीखने के लक्ष्य को उपयोगिता के आधार पर स्वीकार करते हैं। प्रयोक्ता अपने पर्यटन गाइड के पेशे को सुचारू रूप से चलाने के लिए अन्य भाषा सीखता है, तो अभिप्रेरणा की प्रकृति उपकरणवादी होती है। समग्रतावादी बहुभाषिकता अन्य भाषा को किसी दूसरे भाषाई समुदाय के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त करने हेतु सीखता है। इसके पीछे अपनी सामाजिक अस्मिता उस भाषाई समाज से जोड़ना और उस संस्कृति धरातल की सदस्यता प्राप्त करना लक्ष्य होता है। ओके, इसके अतिरिक्त प्रयोक्ता सापेक्ष बहुभाषिकता को उसके गुणात्मक और परिमाणात्मक धरातल पर भी देखी जा सकती है। गुणात्मक धरातल द्विभाषिकों की प्रवृत्ति से संबंध रखता है। यह बताता है कि अन्य भाषा के रूप में सीखी जाने वाली भाषा को प्रयोक्ता किस रूप में ग्रहण करता है। इसे समानाधिकृत व समासिक बहुभाषिक के रूप में समझे तो समानाधिकृत मतलब होता है समान, है ना। बहुभाषिक दो भाषाओं को स्वतंत्र रूप से प्रयोग में लाते हैं। इनके व्यवहार में दोनों भाषाएं दो भिन्न प्रकार की संस्कृति एवं जीवन दृष्टि की अभिव्यक्ति को साधन बनाती है। दक्षता के संबंध में बहुभाषिकों के दो वर्गों में सक्रिय और निष्क्रिय अथवा अस्क्रिय कहे तो ज़्यादा उचित होगा। देखे जा सकते हैं दक्षता को संबंध भाषा कौशल से है, जो भाषा व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में चार माने गए हैं: बोलना, सुनना, सीखना, लिखना और पढ़ना। बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। इसमें दो दाता सापेक्ष है, बोलना और लिखना, और दो ग्राही सापेक्ष है, सुनना व पढ़ना। वैसे तो ये दोनों दाता व ग्राही ही सक्रिय माने जा सकते हैं, परंतु दाता भाषाई कौशल संप्रेष्य अथवा कथ्य के संदर्भ में उत्पादक है, इससे प्रसार होता है। ग्राही में इसके विपरीत संकुचन नहीं होता, इसलिए दाता वर्ग को सक्रिय व ग्राही को असक्रिय कहना निष्क्रिय से ज़्यादा उचित है। स्थिरता के धरातल पर द्विभाषिकों को स्थिर व अस्थिर में बांटा जा सकता है। स्थिर द्विभाषिक स्थायी उद्देश्य के लिए अन्य भाषा सीखता है, जैसे व्यापार के लिए सीखी जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं हम लोग? स्थिर द्विभाषिक, ठीक है। इसके विपरीत अस्थिर द्विभाषिक वह होता है जो किसी विशेष उद्देश्य से सीखता है एवं उद्देश्य पूर्ति के पश्चात उसका प्रयोग बंद कर देता है, ठीक है ना। परिमाणात्मकता के धरातल पर द्विभाषिकता का अध्ययन करना निश्चय ही कठिन कार्य है। इसमें भाषा कौशल के लिए किस पक्ष के आधार पर मापा जाए, यथा किसी को शब्द भंडार अच्छा है परंतु व्याकरणिक ज्ञान नहीं, तो किसी का व्याकरणिक ज्ञान अच्छा है, शब्द ज्ञान नहीं। इसके अतिरिक्त ऐसी बहुभाषिक भी है जिसमें कोई पढ़ता अच्छा पर लिखता नहीं, तो कोई लिखता अच्छा तो पढ़ता नहीं। इस आधार पर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव ने पूर्ण, आंशिक व प्रारंभ श्रेणी के बहुभाषिकों के रूप में वर्गीकृत किया है। बहुभाषिकता के विविध आयामों को समझने के पश्चात भारत के संदर्भ में इसे समझने में और अधिक सरलता मिलेगी। भारत में बहुभाषिकता बहुत पहले से उपस्थित है, लेकिन देश के सामान्य व्यक्तियों से लेकर चिंतकों तक के मन में कुछ भ्रांत धारणाएं समाई हुई है, जिनका निराकरण ही भारतीय बहुभाषिकता का वास्तविक अर्थ और महत्व समझ सकते हैं। कुछ लोग का मानना है कि भारत में बहुभाषिकता सामान्य नहीं स्थिति नहीं है, परंतु यह धारणा गलत है। इसे असामान्य नहीं माना जा सकता। यहाँ यह भाषा व्यवहार की विसंगति नहीं, अपितु अति सामान्य स्थिति में बहुभाषिकता यहाँ किसी आपदा या दुर्घटना से नहीं, अपितु स्वाभाविक रूप में है। उदाहरण के रूप में अवधी व भोजपुरी दो अलग भाषाओं को बोलने वाला मिलने पर सामान्य रूप से वार्तालाप करने में सक्षम होता है। अनेक विद्वानों का मत था कि बहुभाषिकता बालक के शिक्षा विकास में बाधक होता है। एक भाषा के माध्यम से बढ़ने वाले बालकों की प्रगति द्विभाषी माध्यम से पढ़ने वाले बालकों की तुलना में अधिक होती है। वस्तुतः अन्य भाषा को ज्ञान उनके ज्ञान क्षेत्र का विस्तार ही करेगी। विद्वानों द्वारा यह मत दिया जाता है कि बहुभाषिकता समाज की सहज भाषाई संप्रेषण व्यवस्था में बाधक है, परंतु
वास्तव में ऐसा ही नहीं, ऐसा है नहीं। ठीक है ना, वास्तव में ऐसा, बहुत सारा भाषा सीखो तो और अच्छी बात है। गुजरात को का रहने वाला व्यापारी जो मुंबई में रहता है, इस उदाहरण से इस समस्या का समझ सकते हैं। अपने मिर्च मसाले के व्यापार में कच्ची और कोंकणी को माध्यम बनाता है एवं शिक्षित होने पर अंग्रेजी का भी उपयोग करता है। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि भारतीय बहुभाषिकता का मूलाधार वस्तुतः समाज की अपनी संप्रेषण व्यवस्था की अनिवार्य स्थिति है और वह भाषाई संप्रेषण व्यवस्था में बाधक नहीं है। यह भी एक गलत धारणा है कि बहुभाषिकता व्यक्ति की सृजनात्मकता को कम करती है। सृजनात्मकता के लिए विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी, प्रयोग और अनुभव की आवश्यकता होती है। इसलिए बहुभाषिकता उन्हें एक वृहद फलक देती है जिससे उनका ज्ञान क्षेत्र समृद्ध होता है। भारतीय बहुभाषिकता में भाषा निर्वाह की समस्या नहीं आती। यहाँ पर पूर्वजों की भाषा का पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकरण होते रहता है, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो। इसे लैंग्वेज मेंटेनेंस या भाषा का आत्मसातीकरण कहेंगे। यदि कोई व्यक्ति बम्बई जाता है तो वह बम्बई के लिए मराठी सीखता है, परंतु अपनी भाषा को वह छोड़ता या भूलता नहीं है। बंगाल में रहने वाला मारवाड़ी या दिल्ली में बसे तमिल या बंगाली समुदायों का विवाहों, रीति रिवाजों और संस्कृति में उनके मूल भाषा को देखा जा सकता है। यहाँ की बहुभाषिकता के लिए वरदान है। यह सामाजिक संप्रेषण व्यवस्था की अपनी अनिवार्य आवश्यकता को केवल परिणाम ही नहीं, अपितु यह सामाजिक संस्थाओं से समर्थित एवं उनके द्वारा पोषित भी है। उदाहरण के रूप में तमिल समुदाय क्लर्क रूप में बंगाल में बसे, अधिकारी व संवाददाता रूप में दिल्ली में बसे व अध्यापक रूप से अन्य प्रदेशों में बसे जहाँ गए वहाँ के भाषा तो सीखी, पर साथ ही में अपने मंदिर बनवाए, अपने संगीत प्रसार के लिए अकादमियाँ खुलवाई, शिक्षा के लिए तमिल विद्यालय व खान पान के लिए रेस्तरां खुलवाए। दिल्ली में बंगाली, तमिल और राजस्थानी, बिहारी आदि लोगों की अपनी संस्थाएं देखने को मिलता है। ओके, सबका रहता है संस्था। भारतीय द्विभाषिकता का अनुपात भाषा के प्रयोजन सामर्थ्य के मूल्य के विपरीत है, अर्थात जो भाषा जितनी अधिक प्रयोजन सिद्ध होती है, जितना ही उसके प्रयोग का क्षेत्र व्यापक होता है, उतना ही उस भाषा को बोलने वाले अन्य भाषा सीखने में शिथिलता दिखाते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में उसका कार्य अपनी भाषा से ही समानता होती है। भारतीय बहुभाषिकता बहुत जटिल है। यह पश्चिमी मानकों पर समझा जाने पर कठिनाई उत्पन्न करेगी। पश्चिमी राष्ट्रों में बहुभाषिकता स्थिर है, परंतु हमारे यहाँ भारतीय बहुभाषिकता स्थिर रही है। भारतीय बहुभाषिकता सामाजिक स्तर पर भाषाई क्षेत्र की संकल्पना को सामने लाती है, जिसमें भाषाई लक्षण भाषाओं के पारिवारिक संबंधों को अतिक्रमण करता है। चार भाषा परिवार के लोग संबंध जोड़े से रहते हैं नजर आते हैं। इस प्रकार भारतीय बहुभाषिकता को बहुभाषिकता के सभी तकनीकी बिंदुओं को समझने के बाद आसानी से समझा जा सकता है, या अन्य किसी राष्ट्र का बहुभाषिकता की स्थिति से पूर्णतया भिन्न एवं किसी किसी स्तर पर इसकी अवधारणाएं चौंकाने वाली है। तो ये रहा आप लोगों को भाषा और समाज का नोट्स। तो आप लोग अब पढ़ लीजिए ताकि आप लोग अच्छे से पेपर दे सको 17 तारीख से। ओके बच्चों, बहुत सारे आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट सबको, कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा से जाए और कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं और बहुत अच्छे नंबर आप लोग लाए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों।